हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हेमोपियोसिस के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने ब्लड कार्पसेल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आज इन्हीं कार्पसेल्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम हेमोपियोसिस कहते हैं। हेमोपियोसिस मीन्स formation of blood cells. Hemopiosis means formation of blood cell. Formation of blood cells is called hemopiosis. हेमोपियोसिस को हम दो हिस्सों में हम पढ़ते हैं। एक प्रीनेटल लाइफ मतलब फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेमोपियोसिस का होना। प्रीनेटल लाइफ की हेमोपियोसिस को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक मीजोब्लास्टिक स्टेज, दूसरी हिपैटिक स्टेज और तीसरी माइलॉइड स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज में ब्लड सेल्स यानी आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो यॉर्क सैक में होता है, और ये सेकेंड वीक में शुरू होता है, यानी सेकेंड वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, यानी जब फीटस 2 हफ्ते का होता है तब ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन यॉर्क सैक में शुरू होता है। इस स्टेज को हम मीजोब्लास्टिक स्टेज कहते हैं। दूसरी स्टेज दूसरे महीने से लेके 7वें महीने यानी 4th वीक से इसकी शुरुआत होती है, इसके 8th वीक से इसकी शुरुआत होती है, यानी दूसरे महीने से 7वें महीने तक 2 to 7 मंथ में हिपैटिक स्टेज रहती है। इसमें लीवर और स्प्लीन, इनमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद तीसरी स्टेज है वो माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और ये स्टेज जो है 5th मंथ से लेकर के बर्थ तक कंटिन्यू रहती है। तो ये 3 स्टेजेस ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की हो गई प्रीनेटल लाइफ में, यानी फीटल लाइफ में पैदा होने से पहले। उसके बाद आफ्टर बर्थ बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बर्थ के वक्त पे सारी बोन्स में रेड बोन मैरो होता है, उनमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन 20 इयर्स के एज तक पहुंचने तक बोन मैरो का बहुत सा पोर्शन तो येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ लॉन्ग बोन का जो एंड पार्ट होते हैं उनमें रेड बोन मैरो रह जाता है। इसके अलावा फ्लैट बोन्स में भी रेड बोन मैरो होता है, इनमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एडल्ट लाइफ में बोन मैरो यानी कि रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये रेड बोन मैरो लॉन्ग बोन्स के एंड्स में और फ्लैट बोन्स में पाए जाते हैं। तो ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ब्लड सेल्स चूंकि 3 तरह की होती हैं, तो तीनों का हमें अलग अलग फॉर्मेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसीज का फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, इसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसीज का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। इसका जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है वो ऑक्सीजन टेंशन है, यानी कि आरबीसीज का बनना किस चीज से स्टिमुलेट होता है, वो ऑक्सीजन टेंशन। ऑक्सीजन की जब कमी होती है, वो चाहे किसी वजह से हो, चाहे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एल्टीट्यूड की वजह से हो, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन न मिल पा रही हो, या किसी वजह से ऑक्सीजन का टेंशन ब्लड में होता है, तो उस कंडीशन में यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और ये एसीटीएच हार्मोन
ये जो है कॉर्टिकल यानी जो कॉर्टेक्स ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करती है, और ये किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को सिक्रेट कराता है। एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन ये किडनी से रिलीज होता है, लेकिन इसका स्टिमुलेशन ACTH के थ्रू होता है। फिर ये एरिथ्रोपोइटिन ही हार्मोन है जो एरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ RBCs को स्टिमुलेट करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का टेंशन हुआ, उसने ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कराया, जिसकी और ये इस ACTH ने किडनी से एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज कराया, और इस एरिथ्रोपोइटिन ने RBCs के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट किया। अब जो है इनका क्या स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है RBCs का। तो एक तो थ्योरी थी इंट्रावेस्कुलर, जो पुरानी थ्योरी थी। फिर उसके बाद एक नई थ्योरी जिसके साइंटिस्ट थे टर्नबुल एंड ग्लेमर, 1941 में ये थ्योरी उन्होंने दी थी, और उन्होंने इसको प्रपोज किया था एक्स्ट्रावेस्कुलर थ्योरी। एक्स्ट्रावेस्कुलर थ्योरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अब जो है ये पेरेंट सेल जो होती है, जिसको हीमोसाइटोब्लास्ट कहते हैं, ये एक्टिव अमीबॉइड मूवमेंट करके ये डीप ब्लड साइनसेस में चली जाती है। ब्लड साइनसेस में जा करके फिर वहाँ पर ये जो है RBCs को डेवलप करती है। RBCs का डेवलपमेंट जो है वो जो है क्या से होता है, ये बोन मैरो में होता है, ब्लड साइनसेस के थ्रू अंदर होता है, और इसका जो मेन प्रिकर्सर जो सेल होती है वो हीमोसाइटोब्लास्ट होती है। हीमोसाइटोब्लास्ट जो सेल होती है ये 18 से 23 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, और इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ थिन बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। हीमोसाइटोब्लास्ट 18 से 23 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ थिन बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर ये हेमोसाइटोब्लास्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेज में डेवलप होती है। इससे पहले हम एक और बात बता दें कि जो RBCs का जो फॉर्मेशन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरा मैच्योरेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन पर जो मैच्योरेशन होता है उसमें तीन चेंजेस होते हैं। मैच्योरेशन में 3 चेंजेस होते हैं, एक तो रिडक्शन ऑफ साइज, दूसरे अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और तीसरे डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये 3 चेंजेस जो हैं RBCs के अंदर मैच्योरेशन के दौरान होते हैं। तो हीमोसाइटोब्लास्ट जो सबसे पहली प्रिकर्सर सेल होती है, ये 18 से 23 माइक्रोन जो है इसका डायमीटर होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, और थिन बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का जो डायमीटर होता है 14 to 19 माइक्रोन होता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो होती है इसका जो डायमीटर होता है वो 14 to लार्ज इसका भी न्यूक्लियस होता है, और इसका डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, और इसमें रेटिकुलम दिखाई देता है क्रोमेटिन फाइबर्स का। यानी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का जो डायमीटर होता है वो 14 से 19 माइक्रोन होता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का डायमीटर 14 से 19 माइक्रोन होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई इसमें डिस्टिंक्ट होते हैं, दिखाई देते हैं, और इसके अलावा क्रोमेटिन के जो फाइबर्स होते हैं उनका नेटवर्क भी इसमें दिखाई देता है। उसके बाद ये स्टेज आगे जो है डेवलप होती है, डेवलप होती है उसमें अर्ली नार्मोब्लास्ट में। अर्ली नार्मोब्लास्ट इनका डायमीटर 11 to 17 माइक्रोन होता है, यानी कि लगातार हम जो है सेल्स छोटी होती जा रही हैं। अर्ली नार्मोब्लास्ट का जो डायमीटर होता है वो 11 to 17 माइक्रोन होता है। न्यूक्लियस और जो क्रोमेटिन जो होते हैं वो और डेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियाई जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, और ये सेल्स जो है वो एक्टिवली डिवाइड करने वाली होती है। और आज जो है इसके अंदर जो डिवीजन का जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिव डिवीजन इसमें पाया जाता है। ये डिवाइड होकर नेक्स्ट स्टेज यानी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनाती है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट सेल होती हैं, इनका जो डायमीटर होता है वो 10 से 14 माइक्रोन होता है। न्यूक्लियस कंडेंस्ड हो जाता है और इसेंट्रिक हो जाता है, यानी एक किनारे की तरफ चला जाता है। हीमोग्लोबिन अब इसमें अपीयर होने लगता है, हीमोग्लोबिन इसमें अपीयर होने लगता है, और जो है इसमें
डिवीजन अब नहीं होता है, यानी इन सेल में डिवीजन नहीं होता है, अब फर्दर मैच्योरेशन होगा। यानी अब फर्दर क्या होगा, सिर्फ मैच्योरेशन होगा। तो अब मैच्योर होकर के जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो मैच्योर होने के बाद जो सेल बनाती है वो होती है लेट नॉर्मोब्लास्ट, जिसका डायमीटर 7 to 10 माइक्रोन होता है, यानी कि आरबीसी से जस्ट बड़ी, आरबीसी से थोड़ा बड़ी। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पिक्नोटिक होता है, यानी कि बिल्कुल इंक स्पॉट जैसा दिखता है। पिक्नोटिक स्पॉट न्यूक्लियस का मतलब इंक स्पॉट जैसा न्यूक्लियस दिखता है, जैसे इंक का एक स्पॉट होता है वैसा न्यूक्लियस नजर आता है। हीमोग्लोबिन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इसके लास्ट स्टेज तक फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस शुरू हो जाता है। जिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है या जिसको हम कैरियोलिसिस कहते हैं। कैरियो माने न्यूक्लियस होता है और लिसिस माने ब्रेकडाउन। तो इस तरह से न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। दूसरा जो मेथड ये कि या तो न्यूक्लियस जो है वो सेल से एक्सट्रूजन हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जो बाहर जो है न्यूक्लियस के बाहर जाकर के वो जो है ब्लड के अंदर वो डिसोल्यूशन उसका हो जाता है। तो या तो उसका फ्रेगमेंटेशन है, कैरियोलिसिस होगी, या उसका डिसोल्यूशन होगा। इस तरह से न्यूक्लियस जो है वो सेल से बाहर चला जाता है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज डेवलप होती है जिसका नाम होता है रेटिकुलोसाइट्स, जिसमें अब इसमें न्यूक्लियस जब बाहर निकल जाता है तो इसके अंदर एक जाल बनना शुरू हो जाता है। इस जाल की वजह से ही इसको जो है रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। रेटिकुलोसाइट्स का नाम, रेटिकुलम मतलब जाल, रेटिकुलोसाइट मतलब जाल वाली सेल। इनमें अब वो जाल बनना शुरू हो जाता है, जाल बन जाता है जिस जाल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स का यानी ये जो सेल्स होंगी रेटिकुलोसाइट्स, ये 1% सर्कुलेशन में प्रेजेंट होती है। यानी सारी आरबीसी सारे जो है जो सेल्स हैं उनका 1% पार्ट रेटिकुलोसाइट होती है। बच्चों में यानी कि न्यू बॉर्न जो होता है, नया बच्चा जो पैदा हुआ होता है, न्यू बॉर्न नवजात जो बच्चा होता है वो उसमें 30 से 40% ये होती हैं। और उसके बाद फिर ये पहले ही हफ्ते में जो है 1% ड्रॉप होकर के 1% तक पहुंच जाती हैं। तो रेटिकुलोसाइट्स नेक्स्ट स्टेज हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एरिथ्रोसाइट, यानी रेटिकुलोसाइट डेवलप होकर के अब पूरी मेच्योर एरिथ्रोसाइट बनाती हैं। उस एरिथ्रोसाइट में ना तो कोई न्यूक्लियस होता है, यानी उसका जो शेप होता है वो डम्बल शेप जैसा कि हम बता चुके हैं इससे पहले, और जो है वो राउंड एंड बाइकॉन्केव हो जाती है। हीमोग्लोबिन उस मेश्वर के अंदर जो स्ट्रोमेटिन या जो है प्रोटीन और लिपिड का जो नेटवर्क होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये जो है एरिथ्रोपोएसिस कंप्लीट हो जाती है। अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स तक बनने में 7 दिन लगते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनने में 7 दिन लगते हैं। और फिर फर्दर यानी रेटिकुलोसाइट से मैच्योर एरिथ्रोसाइट बनने में वो 2 दिन और लगते हैं। यानी टोटल जो वक्त लगा वो 9 डेज का। इस तरह से एरिथ्रोपोएसिस यानी आरबीसीज के फॉर्मेशन में टोटल 9 डेज लगते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, अब हम इस आगे पढ़ने से पहले हम एक एनिमेशन देख लेते हैं जो कि एरिथ्रोपोएसिस का हमने एनिमेशन बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं फेट ऑफ आरबीसीज। फेट ऑफ आरबीसीज का मतलब कि आरबीसीज जब सेनाइल हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती है, मतलब कहने का मतलब सेनाइल हो जाती है, ओल्ड आरबीसीज हो जाती है, तो उनका क्या होता है। ओल्ड आरबीसीज क्या होती है कि वो अपने प्रोसेस डेवलप करती हैं, प्रोसेस चारों तरफ निकालती हैं और एक फ्लास्क शेप में ये चेंज हो जाती हैं। और उसके बाद ये फ्रेगमेंट्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। और इनको जो है ये कौन ब्रेक डाउन करता है, ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ब्रेक डाउन करती हैं। वो ब्रेक डाउन करके इनके फ्रेगमेंट्स को इनके जो प्रोसेस होती है इनको तोड़ देती हैं। या स्प्लीन और लिवर और स्प्लीन की जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो एज ए होल आरबीसीज को इंजेस्ट कर लेती हैं, उनको डाइजेस्ट कर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन उनका हो जाता है, उनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाता है, वो इंट्रासेलुलर उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। तो इंट्रासेलुलर उनका डाइजेशन होता है। प्रोटीन, अब जो हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है, अब आरबीसी जब डाइजेस्ट हो उसमें हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। अब वो हीमोग्लोबिन जो है 2 पार्ट में ब्रेकडाउन होता है, एक पार्ट हीम होता है, दूसरा प्रोटीन यानी ग्लोबिन होता है।
प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड जो है वो आगे फर्दर प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। और हीम वाला जो पार्ट होता है तो उसमें का जो आयरन होता है वो फेरेटिन और हीमोसाइड्रिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है फर्दर हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। यानी कि एज ए हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एक स्टोर हाउस के तौर पर वो आयरन काम करता है। वो आगे जब हीमोग्लोबिन बनना होता है तो यही आयरन बाद में इस्तेमाल होता है। तो आयरन पार्ट, आयरन जो उसका हुआ वो तो स्टोर हो गया। बचा जो पार्ट हीम का होता है वो एक पिगमेंट, येलो कलर का जो पिगमेंट होता है बाइलोरुबिन में बनने में बन जाता है। फिर उसका और फर्दर जो ग्रीन कलर का बाइलोवर्डिन बनाता है। तो बाइलोरुबिन एंड बाइलोवर्डिन दो पिगमेंट्स का फॉर्मेशन उससे होता है। तो ये हो गया फेट ऑफ आरबीसीज। उसके बाद हम पढ़ते हैं ल्यूकोपियोसिस। ल्यूकोपियोसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज को हम कहते हैं ल्यूकोपियोसिस। यानी कि डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन हम कहलाता है ल्यूकोपियोसिस। ल्यूकोपियोसिस। अब ल्यूकोपियोसिस का जो में दो चीजें आती हैं। एक तो मतलब ल्यूकोसाइट दो तरह की होती है, एक ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे एग्रेनुलोसाइट्स। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। ग्रेनुलोसाइट्स का डेवलपमेंट जो है वो वही हीमोसाइटो जो ब्लास्ट सेल्स होती हैं, जो स्टम सेल होती हैं, यही डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने के बाद बनाती हैं प्रिमिटिव डब्ल्यूबीसीज, प्रिमिटिव ल्यूकोसाइट्स बनाती हैं। ये प्रिमिटिव ल्यूकोसाइट्स फिर फर्दर जो है वो डिवाइड होकर के फर्दर डिवाइड होकर के माइलोब्लास्ट बनाती हैं, ये माइलोब्लास्ट का जो डायमीटर होता है वो 12 से 18 माइक्रोन होता है, 12 to 18 माइक्रोन होता है। इनका साइटोप्लाज्म अभी तक नॉन ग्रेन्युलर होता है, यानी इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। फिर ये माइलोब्लास्ट फर्दर डेवलप होती हैं माइलोसाइट्स में। माइलोसाइट्स में क्या होता है, माइलोसाइट्स जो है उनमें मल्टीप्लिकेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मच अपीयरेंस ऑफ। और उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो है ग्रेन्यूल्स का अपीयरेंस शुरू हो जाता है, यानी ग्रेन्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियस यानी ग्रेन्यूल्स में अपीयर हो जाते हैं। अब उन ग्रेन्यूल्स की स्टेनिंग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 3 तरह की सेल्स में डिवाइड जाती है। यानी अब ग्रेन्यूल्स जो बन रहे हैं, अब इन ग्रेन्यूल्स अब इन सेल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देती है। अब ये ग्रेन्यूल्स किस तरह के हैं, किस तरह के कलर में स्टेन हो रहे हैं, किस तरह के मीडियम में स्टेन हो रहे हैं। अगर वो न्यूट्रल मीडियम में स्टेन हो रहे हैं तो वो न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स बनाएंगे। अगर वो एसिडिक कलर में स्टेन हो रहे हैं तो वो एओसिनोफिलिक जो है माइलोसाइट्स बनाएंगे। इसी तरह से अगर वो बेसिक कलर में स्टेन हो रहे हैं तो वो बेसोफिलिक मायोसाइट्स बनाएंगे। तो इस तरह से 3 तरह के ग्रेन्यूल्स बनते हैं और 3 तरह के ग्रेन्यूल्स के अकॉर्डिंग ये 3 तरह की सेल्स में ये जो है क्लासीफाई हो जाती है, 3 तरह की सेल्स में वो डिवाइड हो जाती है। उसके बाद फिर ये जो माइलोसाइट्स होती हैं वो अपनी उसी तरह के करस्पॉन्डिंग ल्यूकोसाइट्स में चेंज जाती है। यानी कि जो न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स होंगी वो न्यूट्रोफिल में, जो एसिनोफिलिक माइलोसाइट्स होंगी वो एसिनोफिल में, और जो बेसोफिलिक माइलोसाइट्स होंगी वो बेसोफिल में चेंज जाती है। इस तरह से ये डब्ल्यूबीसी यानी कि ग्रेनुलर जो है ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट लिम्फोब्लास्ट से शुरू होता है। लिम्फोब्लास्ट कहाँ से बनती हैं, ये जर्मिनल सेल होती है, जर्मिनल सेल ऑफ लिम्फ नोड्स या थाइमस, इन दोनों जगहों में से कहीं से ही बन सकती है, दोनों जगह से बन सकती है। ये लिम्फोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि 15 से 20 माइक्रोन होता है, यानी कि 15 to 20 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। न्यूक्लियस इनका लार्ज होता है और इनका साइटोप्लाज्म जो है वो स्मूथ होता है, यानी इनमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। और ये जो लिम्फोब्लास्ट होती हैं ये डेवलप होकर के लार्ज लिम्फोसाइट बनाती हैं। लार्ज लिम्फोसाइट्स भी डेवलप होती है और वो जो है स्मॉलर लिम्फोसाइट्स बना देती हैं। स्मॉलर लिम्फोसाइट, लार्जर लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर होती हैं और मल्टीप्लिकेशन पावर इनमें नहीं होता है, और ये मैच्योर होकर के स्मॉलर लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। यानी स्मॉलर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो लार्जर लिम्फोसाइट्स का मैच्योर फॉर्म होता है। मैच्योर हो जाने के बाद ये और फिर ये सर्कुलेशन में प्रेजेंट हो जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का डेवलपमेंट जो है वो रेटिकुलर सेल्स से होता है, लिम्फ ऑफ न्यूक्लियोड से होता है, और ये स्प्लीन और बोन मैरो इनमें कहीं से भी जो है रेटिकुलर सेल्स होती हैं ये मोनोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं। मोनोब्लास्ट का
फॉर्मेशन करती हैं। पहले रेटिकुलर सेल बनती है, उसके बाद फिर मोनोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, और मोनोब्लास्ट फर्दर मोनोसाइट्स में इसका जो है फॉर्मेशन हो जाता है, मोनोसाइट्स बन जाती हैं। तो इस तरह से हमने ल्यूकोपियोसिस पढ़ लिया, यानी ल्यूकोपियोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ WBCs हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हम पढ़ेंगे फेट और इनका लाइफ स्पैन, और इसको पढ़ने से पहले हम ये एनिमेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर इसको पढ़ेंगे। इसमें हमने एनिमेशन में हमने WBCs के फॉर्मेशन को हमने शो किया है, इसको आप देखिए। उसके बाद हम फिर लाइफ स्पैन और जो है फेट ऑफ ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हर न्यूक्लियोसाइट, हर जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनका हम लाइफ स्पैन हम आगे पढ़ते हैं कि न्यूट्रोफिल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 4 डेज होता है, 2 से 4 दिन होता है। और एस्नोफिल जो होती हैं इनका 8 से 12 दिन होता है। बेसोफिल जो होती हैं इनका 12 से 15 दिन होता है। और लिम्फो जो साइट्स होती हैं इनका 2 से 3 दिन होता है। ये इनका लाइफ स्पैन है। न्यूट्रोफिल 2 से 4 दिन, एस्नोफिल 8 से 12 दिन, बेसोफिल 12 से 15 दिन, और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनका जो टाइम जो होता है, लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 3 दिन होता है। और सारी तरह की जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं जब ये जो है ओल्ड हो जाती हैं, यानी का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तो इनका फ्रेगमेंटेशन होता है। और इनका फ्रेगमेंटेशन जो है वो कौन करता है, वो आरी सेल्स करती हैं। आरी सेल्स करती हैं, यानी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स करती हैं। और उसके बाद फिर कब जो है कुछ लिम्फोसाइट्स के बारे में ये माना जाता है कि ये सर्कुलेशन को छोड़ करके वो इंटेस्टाइन वाले पार्ट में चली जाती है, तो वहाँ ये डाइजेस्ट हो जाती है, वहाँ उनका जो ग्लूकोसा है वो उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हो गया ल्यूकोपियोसिस। और उसके बाद जो है लाइफ स्पैन एंड फेट ऑफ WBCs। फिर लास्ट चीज में जो बच रही है वो है डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स। डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स जो है वो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं। मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो में डेवलप होती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं बहुत सारे सूडोपोडिया बनाती हैं। फिर ये सूडोपोडिया जो है ये ब्रेक डाउन यानी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं। फिर हर फ्रेगमेंट जो है एक प्लेटलेट सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स हो गया। तो इस तरह से हमारा जो ये हेमोपियोसिस का जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो